क्या आपने कभी सोचा है कि 50 की उम्र के बाद कुछ लोगों के पास घूमने फिरने और नए अनुभव लेने के लिए ढेर सारा पैसा होता है, जबकि उतनी ही कमाई करने वाले दूसरे लोग अपने बिलों के बोझ तले दबे महसूस करते हैं। मैंने सालों तक फाइनेंस की दुनिया में काम किया है और मैं आपको बताता हूं, इसका राज किस्मत या सैलरी नहीं है, बल्कि ये है कि वो लोग उन 8 खास चीजों पर पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं जो चुपचाप आपकी दौलत को दीमक की तरह खा जाती हैं। आज मैं उन 8 सबसे बड़े मनी पिट्स यानी पैसों की कब्र का पर्दाफाश कर रहा हूं, जो भारतीयों को एक वित्तीय दलदल में फंसाए रखते हैं। ये चाय कॉफी छोड़ने जैसी छोटी मोटी बजट टिप्स नहीं है, ये वो रणनीतिक दौलत के दुश्मन हैं जो हर साल आपसे हजारों लाखों रुपए छीन लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनमें से हर एक आपकी आजादी चुराता है, इस बर्बादी के पीछे का असली गणित क्या है और आप आज ही इस पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए क्या एक ठोस कदम उठा सकते हैं। और हाँ, नंबर 8 पर खास ध्यान देना, क्योंकि वो सबसे महंगी बर्बादी है और उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खरीदते हैं, बल्कि इससे है कि जब बाजार गिरता है तो आप क्या करते हैं। और इसकी कीमत भारतीय अरबों रुपए में चुका रहे हैं, जिसे मैं व्यवहार शुल्क यानी बिहेवियर फीस कहता हूं, और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि वो ये फीस भर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइटम नंबर 1, खाली कमरों का टैक्स। हमारी लिस्ट में सबसे पहली चीज ऐसी है जिसे ज्यादातर लोग बर्बादी मानते ही नहीं, ये है खाली कमरों का टैक्स। सोचिए, आपके बच्चे 5 साल पहले ही नौकरी या शादी के बाद दूसरे शहर चले गए और आप अपने 3 या 4 BHK फ्लैट या बड़े से बंगले में अकेले रह रहे हैं। वो बड़ा वाला डाइनिंग रूम जिसका इस्तेमाल साल में 2 बार मेहमानों के आने पर होता है, बच्चों का कमरा जो अब शांत पड़ा है, और गेस्ट रूम जो साल के 52 हफ्तों में से 50 हफ्ते खाली रहता है। इसकी असली कीमत जो लोग नहीं जोड़ते वो है प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस, बिजली पानी का बिल, घर की मरम्मत और अगर बंगला है तो माली का खर्चा। कुल मिलाकर आप उन कमरों को मेंटेन करने के लिए सालाना 1 लाख से 1.5 लाख तक खर्च कर रहे हैं, जिनमें आप कदम भी नहीं रखते। 10 सालों में ये 10-15 लाख हो जाते हैं जाता है, और ये तो वो रकम है जो आपने खर्च कर दी। सोचिए, अगर यही पैसा कहीं इन्वेस्ट किया होता तो आज कितना बन गया होता। मेरी एक दोस्त को एहसास हुआ कि वो हर महीने 10,000 रुपए सिर्फ पुरानी यादों को सहेजने के लिए खर्च कर रही थी। उसने हिम्मत करके एक छोटे 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला किया, जहां सारे बिल्स कम थे, और ऐसा करने से उसे अपनी पुरानी प्रॉपर्टी से लगभग 40 लाख रुपए की इक्विटी भी मिली। अब वो पैसा उसके वर्ल्ड टूर और रिटायरमेंट के सपनों को पूरा कर रहा है। देखिए, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, उन दीवारों में आपकी यादें बसी हैं, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग छोटा घर लेते हैं वो अक्सर कहते हैं कि काश ये फैसला कुछ साल पहले कर लिया होता, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि उस आज़ादी के लिए जो उन्हें मिली। इतने सालों में मैंने सीखा है कि अमीर लोग हर रुपए से मिलने वाली जीवन शैली को बेहतर बनाते हैं, ना कि घर में कमरों की संख्या को। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये जगह मेरी जिंदगी में कुछ जोड़ रही है या उससे कुछ घटा रही है। आपका 5 मिनट का काम, आज ही एक नोटपैड लेकर अपने घर के उन कमरों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आपने इस हफ्ते वाकई इस्तेमाल किया है। अगर आप उन जगहों को ठंडा या गर्म करने, उनका टैक्स और मेंटेनेंस भरने में पैसा लगा रहे हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते, तो कम से कम एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से उसकी कीमत तो पता कीजिए। सिर्फ ये जानना कि आपको कितना पैसा मिल सकता है आपको हैरान कर देगा। लेकिन खाली कमरे जितने भी महंगे हों, कम से कम आप उनमें रहते तो हैं। हमारा अगला मनी पिट तो ऐसा है जिसमें आप उन चीजों को रखने का किराया दे रहे हैं जिनके बारे में आप भूल भी चुके हैं। आइटम नंबर 2, स्टोरेज यूनिट्स। नंबर 2 है आपके कल के फैसलों पर लगने वाला सब्सक्रिप्शन टैक्स यानी सेल्फ स्टोरेज। अगर कोई चीज इतनी कीमती है कि उसे शहर के दूसरे कोने में एक लोहे के डिब्बे में रखना पड़े, तो एक सवाल है, वो आपके घर में क्यों नहीं है। भारत के बड़े शहरों में औसतन एक व्यक्ति स्टोरेज के लिए हर महीने 5,000 से 8,000 रुपए खर्च करता है, यानी साल का लगभग 60,000 से 1 लाख सिर्फ उस फर्नीचर, पुराने शौकों के सामान और कभी काम आएगा वाली चीजों को रखने के लिए जो कभी काम नहीं आती। स्टोरेज कंपनियां ये गणित आपको कभी नहीं बताएंगी।
अगर आप 8,000 रुपए महीने का किराया 10 साल तक देते हैं तो आपकी जेब से 9.6 लाख रुपए चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने यही पैसा 8% के रिटर्न पर भी इन्वेस्ट किया होता तो वो आज 15 लाख बन चुका होता। तो आप कबाड़ और स्टोरेज के बीच चुनाव नहीं कर रहे, आप एक गोदाम में रखे डिब्बों और 15 लाख रुपए की दौलत के बीच चुनाव कर रहे हैं। सोचिए उस यूनिट में असल में है क्या? मन में एक चक्कर लगाइए, पिछले 1 साल में आपने उसमें से कितनी चीजें निकाली हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा एक भी नहीं। आप असल में उन चीजों के एक म्यूजियम का खर्चा उठा रहे हैं जिन्हें आप भूल चुके हैं। मैंने सीखा है कि अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने लिए वैल्यू स्टोर करने देते हैं, जबकि जो लोग पैसों की तंगी में रहते हैं वो अपने पछतावों को गोदाम में रखने का किराया भरते हैं। आपका 5 मिनट का काम, इस हफ्ते अपने स्टोरेज यूनिट में रखी हर चीज की एक फोटो लीजिए। तस्वीरों में सब कुछ एक साथ देखने पर यह फैसला करना आसान हो जाता है कि क्या वाकई जरूरी है। जो चीज आपने 1 साल से छुई नहीं है उसे बेच दें या दान कर दें और फिर उस महीने के किराए वाले पैसे को अपनी सेविंग्स या सिप में डालना शुरू करें। किराया देने की जगह अपने पैसे को किराया कमाने पर लगाइए। अगर इन बातों से आंखें खुल रही हैं तो मुझे बताने के लिए नीचे कमेंट्स में आई ओपनिंग जरूर लिखिए। इससे मुझे पता चलता है कि मैं आपके काम का कंटेंट बना रहा हूं और एल्गोरिथम भी इसे उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें इसकी जरूरत है। चलिए लिस्ट पर वापस आते हैं। आइटम नंबर 3, ब्रांडेड दवाइयां। नंबर 3 आपको चौंका सकता है। ये है ब्रांडेड दवाइयों पर प्रीमियम कीमत चुकाना, जबकि सरकार द्वारा अप्रूव्ड जेनेरिक दवाइयां बिल्कुल वैसा ही काम करती हैं। दवा कंपनियां ये विज्ञापन कभी नहीं देती कि भारत में बिकने वाली 90% दवाइयां जेनेरिक होती हैं, लेकिन दवाओं पर होने वाले कुल खर्च का सिर्फ 20-25% ही उन पर होता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ बोतल पर लिखे नाम के लिए 2 गुनी या तिगुनी कीमत चुका रहे हैं। एक आम उदाहरण लीजिए, कोलेस्ट्रॉल की ब्रांडेड दवा का पत्ता 250 रुपए का आता है, जबकि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवा जन औषधि केंद्र पर शायद 50 रुपए में मिल जाए। हर महीने का ये खर्च 200 रुपए का फर्क 20 सालों में कितना बड़ा बन सकता है, ये सोचिए। और अगर आप इस बचत को इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक ब्रांड के लेबल और अपने एक फॉरेन ट्रिप के फंड के बीच चुनाव कर रहे हैं। अब देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूं, हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जेनेरिक दवा भी वही काम करेगी तो ये बातचीत करने लायक है। सरकार के नियम है कि जेनेरिक दवाओं में वही एक्टिव तत्व, उतनी ही मात्रा और उतनी ही असरदार होनी चाहिए जितनी ब्रांडेड दवा में होती है। आपका 5 मिनट का काम, अगली बार जब आप दवा लेने जाएं तो अपने डॉक्टर से बस ये सवाल पूछिए, क्या इस दवा का कोई अच्छा और सरकार द्वारा अप्रूव्ड जेनेरिक विकल्प है और दोनों की कीमत में कितना फर्क है। फिर अपने केमिस्ट से भी पूछिए, कभी कभी एक ही दवा अलग अलग दवा की दुकानों पर अलग अलग कीमत पर मिलती है। ब्रांडेड दवाइयां आपके पैसे को महंगी पैकेजिंग पर बर्बाद करती हैं, लेकिन हमारा अगला वित्तीय जाल तो और भी ज्यादा दिल के करीब है और इसे तर्क नहीं बल्कि प्यार चलाता है। आइटम नंबर 4, बैंक ऑफ मम्मी पापा बिना किसी शर्त के। नंबर 4 इस लिस्ट का सबसे भावनात्मक रूप से जटिल मनी पेट है। बिना किसी स्पष्ट सीमा के अपने बालिग बच्चों को असीमित वित्तीय सहायता देना। मुझे सीधे तौर पर कहने दीजिए, रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता। आप घर के लिए, कार के लिए, यहाँ तक कि छुट्टियों के लिए भी लोन ले सकते हैं, लेकिन आप अपने बुढ़ापे के लिए उधार नहीं ले सकते। आज आप जो भी 1 रुपया किसी को देते हैं वो 1 रुपया है जो भविष्य में आपके पास नहीं होगा। बस जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, या बस इस बार गाड़ी की मुश्किल से निकाल दो। प्यार हमें उदार बना देता है। रिसर्च बताती है कि 60% से ज्यादा भारतीय माता पिता अपने बालिग बच्चों की मदद करने के लिए अपनी खुद की वित्तीय सुरक्षा की बलि चढ़ा देते हैं, और ये मदद छोटी मोटी नहीं होती, अक्सर जीवन भर में ये लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। मेरे एक रिश्तेदार ने ये सबक बहुत मुश्किल से सीखा। उन्होंने अपने बेटे को घर के डाउन पेमेंट में मदद की, फिर कार की मरम्मत, फिर क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाया, और 8 सालों में उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए दे दिए, जो पैसा उनकी रिटायरमेंट की बचत से आया था। आज वो 67 से हैं, अब भी काम कर रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट की तारीख बस आगे खिसकती जा रही है।
और बात यह है कि ये सब प्यार से होता है। कोई भी अपने बच्चों की मदद खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता, लेकिन प्यार और सही वित्तीय फैसले हमेशा एक नहीं होते। आप उदार हो सकते हैं, लेकिन असीमित नहीं। मैंने सीखा है, आर्थिक रूप से सुरक्षित माता-पिता एक बार के बचाव से कहीं बड़ा तोहफा होते हैं। आप एक सुरक्षा जाल बन सकते हैं या एक आरामदायक झूला, लेकिन आप दोनों एक साथ बनकर समय पर रिटायर नहीं हो सकते। आपका 5 मिनट का काम, आज ही एक स्पष्ट रकम तय करें, वो पैसा जो आप सालाना अपने बच्चों को अपने रिटायरमेंट को चोट पहुंचाए बिना दे सकते हैं। उससे ऊपर कुछ भी हो तो वो लिखित शर्तों के साथ एक लोन होगा, वरना नहीं। जब भावनाएं हावी हों, उससे पहले एक सीमा तय कर लेने से बातचीत बहुत आसान हो जाती है। इस विषय पर आपकी राय जरूर दें। क्या आपने कभी अपने बालिग बच्चों के साथ वित्तीय सीमाएं तय करने में संघर्ष किया है? या शायद आप दूसरी तरफ हैं, जहां आपको अपने बूढ़े होते माता-पिता की मदद भी करनी है और अपने लक्ष्य भी पूरे करने हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि ये समुदाय एक दूसरे से सीखता है और मैं हर एक जवाब पढ़ता हूं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। आइटम नंबर 5, छोटी चीजों का बीमा, बड़े जोखिमों से खिलवाड़। नंबर 5 है उल्टा बीमा जाल। टोस्टर और मोबाइल फोन के लिए एक्सटेंडेड वारंटी पर पैसा खर्च करना, जबकि जीवन को तबाह कर देने वाले बड़े जोखिमों को खुला छोड़ देना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि चेकआउट पर कैशियर आपको सिर्फ 500 या 1000 रुपए में एक एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करे? वो आपको ये नहीं बताते कि ज्यादातर एक्सटेंडेड वारंटी पहले से मौजूद मैन्युफैक्चरर वारंटी या आपके क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले प्रोटेक्शन के साथ ओवरलैप करती हैं। कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने बार बार दिखाया है कि ये पैसे की बर्बादी है। वहीं दूसरी तरफ 50 की उम्र के कई लोगों के पास पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस नहीं होता, कोई अम्ब्रेला लायबिलिटी पॉलिसी नहीं होती और उन्होंने लॉन्ग टर्म केयर के जोखिमों के बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। एक बड़ा एक्सीडेंट या कोई कानूनी मुकदमा आपकी जीवन भर की कमाई को खत्म कर सकता है और भारत में भी प्राइवेट अस्पतालों और आयुर्वेदिक उपचारों में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में 0.75% है, तो कुल 1.75% आप हर साल फीस में दे रहे हैं, यानी 87,500 रुपए सिर्फ इस साल। लेकिन असली गणित जो लोग नहीं करते वो ये है, 25 सालों में 8% के औसत रिटर्न पर ये 1.75% की फीस आपको सिर्फ 22 लाख का खर्च नहीं कराएगी, बल्कि कंपाउंडिंग के नुकसान की वजह से इसकी असली कीमत 50 लाख से भी ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में, आप 2 एडवाइजर्स के बीच चुनाव नहीं कर रहे हैं, आप फीस में पैसा गंवाने या अपनी रिटायरमेंट में एक आरामदायक जीवन जीने के बीच चुनाव कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एडवाइजर बुरे हैं। एक अच्छा एडवाइजर जो आपको बाजार गिरने पर घबराहट में बेचने से रोकता है, वो अपनी फीस से कहीं ज्यादा बचा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स में पैसा लगाने के लिए 1.5% दे रहे हैं, तो ये सवाल पूछने लायक है। आपका 5 मिनट का काम, अपने सारे निवेशों की कुल फीस जोड़ें, एडवाइजर फीस प्लस फंड की एक्सपेंस रेशियो। अगर ये 1% से ज्यादा है और आपको साफ साफ नहीं पता कि आपको इसके बदले में क्या वैल्यू मिल रही है, तो किसी फी ओनली सलाहकार से दूसरी राय लें। अब आते हैं आइटम नंबर 7 पर, नई गाड़ी की चाहत का चक्रव्यूह। नंबर 7 है भरोसेमंद पहियों को चलती फिरती ईएमआई से बदलना, यानी लगातार कार अपग्रेड करने का अंतहीन सिलसिला। कार डीलर आपको ये कभी नहीं बताएंगे सबसे सस्ती कार वो है जो आपके पास पहले से है। असली बर्बादी 2 गाड़ियां रखना नहीं है, बल्कि 2 गाड़ियों की ईएमआई भरना है, या एक अच्छी भली भरोसेमंद गाड़ी को जल्दी बेचकर फिर से डेप्रिसिएशन, ऊंचे इंश्योरेंस और टैक्स के चक्कर में पड़ना है। एक आम सिनेरियो का गणित देखते हैं। आपके पास 2017 मॉडल की एक होंडा सिटी है जिसकी सारी ईएमआई खत्म हो चुकी है, 80,000 किलोमीटर चली है और एकदम सही हालत में है। लेकिन आप बोर हो गए हैं और अब आप एक नई 25 लाख रुपए की एसयूवी 8% ब्याज पर 6 साल के लिए फाइनेंस करा लेते हैं। आपकी पुरानी गाड़ी की कीमत शायद 5-6 लाख लगेगी और नई गाड़ी की ईएमआई लगभग 40,000 रुपए प्रति माह होगी। 6 सालों में आप उस गाड़ी के लिए लगभग 29 लाख रुपए चुकाएंगे, जिसमें 4 लाख रुपए से ज्यादा तो सिर्फ ब्याज होगा। लेकिन असली क्रूर हिस्सा ये है,
अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी रखी होती और उस 40,000 रुपए की ईएमआई को हर महीने 8% रिटर्न पर इन्वेस्ट किया होता तो 6 साल बाद आपके पास लगभग 36 लाख रुपए होते। तो आप एक पुरानी और नई कार के बीच चुनाव नहीं कर रहे, आप कर्ज में ड्राइव करने और 36 लाख रुपए की दौलत की तरफ ड्राइव करने के बीच चुनाव कर रहे हैं। आपका 5 मिनट का काम, अपनी भरोसेमंद गाड़ी को ईएमआई खत्म होने के बाद कम से कम 5 साल और चलाने का वादा करें और उस ईएमआई के बराबर की रकम हर महीने अपनी सिप में डालें। और अब सबसे महंगी बर्बादी नंबर 8, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। इससे पहले कि मैं उसका खुलासा करूं, मुझे 1 से 10 के पैमाने पर आपकी सच्ची प्रतिक्रिया चाहिए। अब तक ये जानकारी आपकी वित्तीय यात्रा के लिए कितनी मूल्यवान रही है? अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में दें, मैं हर एक को पढ़ता हूं। ठीक है, नंबर 8 है व्यवहार शुल्क यानी बिहेवियर फीस। ये इस पूरी लिस्ट की सबसे महंगी बर्बादी है और ज्यादातर लोग जानते भी नहीं कि वो इसे चुका रहे हैं। ये वो फीस नहीं है जो आपका एडवाइजर लेता है, ये आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो नहीं है, ये वो है जिसे मैं व्यवहार शुल्क कहता हूं और ये बहुत बड़ा है। सोचिए, मार्च 2020 है, कोविड ने दस्तक दी है, बाजार धड़ाम हो रहे हैं। आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 3 हफ्तों में घटकर 70 लाख रह गया है। आप घबरा जाते हैं, आपको नींद नहीं आती और जो बचा है उसे बचाने के लिए आप सब कुछ बेच देते हैं। इस घबराहट ने आपको कितना महंगा पड़ा, सुनिए। दिसंबर 2020 तक बाजार पूरी तरह से उभर चुका था। अगर आप निवेशित रहते तो आप वापस 1 करोड़ पर होते, लेकिन आपने सबसे निचले स्तर पर बेचकर अपने नुकसान को पक्का कर लिया। फिर आपने इंतजार किया और आखिरकार 2021 के अंत में जब आपको लगा कि अब सब सुरक्षित है, तो आपने बाजार के शिखर के पास फिर से पैसा लगाया, यानी आपने सस्ता बेचकर महंगा खरीदा। ये एक घबराहट भरा कदम आपको किसी भी एडवाइजर की फीस से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि औसत निवेशक डर के मारे सस्ता बेचने और महंगा खरीदने की वजह से हर साल 1 से 2% का रिटर्न खो देता है। और यहाँ वो बात है जो कोई नहीं बताता, रिटायरमेंट में नुकसान का दर्द अलग होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो बाजार का गिरना एक झुंझलाहट है, लेकिन जब आप रिटायर हो चुके हों और वही आपकी पूरी जमा पूंजी हो तो यह खौफनाक होता है। वो डर असली है, लेकिन मैंने सीखा है अमीर रिटायर लोग क्रैश से बचते नहीं हैं, वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं कि घबराहट की जरूरत ही न पड़े। सुरक्षा सही स्टॉक चुनने या बाजार को टाइम करने से नहीं आती, ये आपके पास 2-3 साल के खर्चों को सुरक्षित निवेश जैसे लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में रखने से आती है, ताकि आपको कभी भी गिरे हुए बाजार में अपने इक्विटी बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। आपका 5 मिनट का काम, किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से कैश बफर या बकेट स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में बात करें, ताकि आप कभी भी मजबूरन बिकवाली ना करें। यही वो एक क्षेत्र है जहां पेशेवर मदद सच में अपनी कीमत वसूल करा देती है। तो ये हैं वो 8 बर्बादी के रास्ते। खाली कमरों का टैक्स, स्टोरेज का किराया, ब्रांडेड दवाओं का मोह, बिना शर्त बैंक ऑफ मम्मी पापा, छोटी चीजों का बीमा, निवेश में 1% का धीमा जहर, नई गाड़ी का चक्रव्यूह और सबसे घातक व्यवहार शुल्क। अगले 30 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? इनमें से उन 2 पर गोला लगाइए जो आप पर लागू होते हैं और इस हफ्ते 1 पर एक्शन लीजिए। आजादी ज्यादा खरीदने में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को वापस खरीदने में है। अगर इसने आपकी आंखें खोली हैं, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस आजादी की जरूरत है। और अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं कि वो कैश बफर सिस्टम कैसे बनाया जाए जो मंदी के बाजारों को भी उबाऊ बना दे, तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए। आपका फीडबैक ही तय करेगा कि प्रो बफेट HQ पर अगला वीडियो कौन सा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्सिंग होम का खर्च आसमान छू रहा है। मेरी एक दोस्त हर महीने 1500 रुपए अपने घर के उपकरणों की वारंटी पर खर्च कर रही थी, लेकिन जब उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया और थर्ड पार्टी क्लेम उनकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी से कहीं ज्यादा का आया, तो उन्हें अपनी जेब से लाखों रुपए देने पड़े।
मैंने सीखा है, उन चीजों का बीमा कराएं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, उन चीजों का नहीं जो आपको सिर्फ परेशान कर सकती हैं। एक टूटा हुआ टीवी आपको 20,000 का पड़ेगा, लेकिन एक कानूनी मुकदमा या बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपकी पूरी दौलत ले डूबेगी। आपका 5 मिनट का काम, आज ही अपने क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स चेक करें। कई कार्ड खुद ही एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं। फिर अपने इंश्योरेंस एजेंट को फोन करें और एक पर्याप्त टर्म प्लान और अम्ब्रेला कवर के बारे में पूछें। अक्सर कुछ हजार रुपए सालाना खर्च करके आपको 1 से 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब आते हैं आइटम नंबर 6 पर, 1% का धीमा जहर। नंबर 6 है दौलत का वो साइलेंट किलर जो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में छिपे ऊंचे चार्जेस हैं, जो साल दर साल आपके खिलाफ कंपाउंड होते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ये विज्ञापन नहीं देती कि भारत में 70% से ज्यादा एक्टिव लार्ज कैप फंड्स निफ्टी 50 इंडेक्स को भी मात नहीं दे पाते। यानी आप एक्टिव मैनेजमेंट की भारी भरकम फीस दे रहे हैं और रिटर्न पैसिव फंड जैसा ही पा रहे हैं। मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। अगर आप 1% एडवाइजर फीस दे रहे हैं और साथ में आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, तो बदले में आपको 1.5% का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज देना पड़ रहा है।